गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इससे पहले हम हिमालय पर्वत के विषय में और भारत के उत्तर के मैदान के विषय में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारी धरती है अस्तित्व में आई उस समय वो उसके जो रूप है वो ऐसा नहीं था। वो केवल एक स्थलखंड था, उसके चारों ओर एक सागर पाया जाता था जिसको पैंथलासा, और उस स्थलखंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। फिर वो दो भागों में बट गया। जो ऊपर वाला भाग है वो अंगारा लैंड और जो नीचे वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है जो कि धीरे धीरे उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है या जो हमारा भारतीय भूभाग है वो गोंडवाना लैंड यानी गोंडवाना भूमि का एक भाग है। और हमारे इस प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो मेज की तरह है। ये पर्वत की तरह ऊंचा नहीं है, मैदान की तरह समतल नहीं है। ये क्या है, मेज की आकृति के समान ये पाया जाता है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो धरती के अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है लावा के रूप में और आसपास जम जाता है। तो इस प्रकार आगन्य चट्टानों का निर्माण होता है और वो आगन्य चट्टानें धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद वो कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। तो इस प्रकार क्या है, आगन्य और कायांतरित चट्टानों से हमारे इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। और इन आगन्य और कायांतरित चट्टानों के टूटने से, इनका अपर्दन होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे इस प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्षिण का पठार। तो जो मध्य उच्च भूमि है और दक्षिण का पठार है उसको मानचित्र पे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा अरावली पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, ये छोटा नागपुर का पठार है। तो इन तीनों के बीच में पाए जाने वाला जो भूभाग है इसी को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। अगर दक्षिण के पठार की बात करें तो विंध्याचल पर्वत से लेकर के और ये छोटा नागपुर के पठार से लेकर के ये जो विस्तृत रूप में दक्षिण की तरफ फैला हुआ जो भूभाग है इसको दक्षिण का पठार कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे केवल मध्यवर्ती उच्च भूमि के विषय में। तो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उसमें सबसे पहले देखिए, ये अरावली जो एक पर्वत है जो राजस्थान के अंदर मेनली हम पाया जाता है और इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर के और राजस्थान से होते हुए हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे जो पर्वत शिखर है वो पाए जाते हैं। जैसे आपका ये जो यहाँ पे माउंट आबू एक पर्वत शिखर है और उसके बाद जो एक पर्वत शिखर पाया जाता है उसका नाम है अरबोदा पर्वत शिखर। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर अरबोदा एक पर्वत शिखर है वो पाया जाता है। और इस पर्वत अरावली पर्वत का जो उच्चतम जो भाग है, जो चोटी है, वो इसी अरबोदा शिखर पर गुरु शिखर के नाम से है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा ये अरावली पर्वत है वो जल विभाजक का काम करता है कि जो अरावली पर्वत के जो पश्चिम में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम लूनी नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है। और अरावली पर्वत के पूर्व में बहने वाली जो एक नदी है और उस नदी का नाम है बनास नदी, जो मेवाड़ के पठार से होकर के बहती है उसको बनास नदी उसको कहते हैं, वो पूर्व की तरफ बहती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अरावली पर्वत क्या है, जल विभाजक के रूप में काम करता है। और जल विभाजक के साथ साथ क्या है, ये जलवायु विभाजक भी है। जलवायु विभाजक कैसे है कि हमारी जो क्या है, जो अरावली पर्वत के पश्चिम वाला जो भाग है वो शुष्क क्षेत्र है, वहां पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में वर्षा है वो होती है। और अरावली पर्वत के जो पूर्व वाला जो भाग है वो क्या है, यहाँ पर जो आर्द्र जो जलवायु है पाई जाती है या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये जलवायु विभाजक का काम भी करता है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत के विषय में हम बाद में पढ़ेंगे जब दक्षिण के पठार के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा देखिए कि जो हमारा ये मध्य उच्च भूमि है उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है मेवाड़ का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार
और फिर है बांधेलखंड का पठार और फिर है बघेलखंड का पठार। तो इसको मुख्य रूप से हमने 5 भागों में बांटा है। तो ये 5 भाग हैं, इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये मेवाड़ का जो पठार है, तो मेवाड़ का जो पठार है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इसका जो फैलाव हो पाया जाता है। और एक बनास नदी क्या है इसके अंदर से होकर के बहती है, और जो बनास नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। फिर जाकर के चंबल नदी मिल जाती है, और चंबल नदी फिर जाकर के गंगा नदी में, सॉरी यमुना नदी में मिल जाती है, जो यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो ये है हमारा मेवाड़ का पठार। उसके बाद आता है मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है, ये पठार मालवा का पठार जो मुख्य रूप से जो हमारा ये मध्य प्रदेश है इसके अंदर पाया जाता है। और मालवा के पठार से एक नदी है उसकी उत्पत्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं चंबल नदी। और ये चंबल नदी क्या है, जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है। और चंबल नदी क्या है, इस क्षेत्र में भारी मात्रा में अवनालिका जो अपर्दन है वो करती है, और जिससे यहाँ पे भारी मात्रा में जो एक उत्खात भूमि है, बीहड़ भूमि है, उसका निर्माण होता है। और यहाँ पर अपर्दन है वो काफी मात्रा में होता है। तो ये क्या है हमारा मालवा का पठार। और ये मालवा का जो पठार है ये बसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। जो बसाल्ट चट्टानें हैं उनके टूटने से, उनका अपर्दन होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और इसलिए काली मिट्टी क्या है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है वो कपास उत्पादन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है वो हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। जो ये बुंदेलखंड का पठार है इसके अंदर से मुख्य रूप से 2 नदियों की उत्पत्ति होती है, और वो 2 नदियां है बेतवा और केन, जो कि हमारी किसकी, ये जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ये गंगा नदी तंत्र का एक मुख्य हिस्सा है। तो ये यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये था हमारा बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का जो पठार है वो ग्रेनाइट और नीस जो मुख्य जो तत्व हैं उनसे बनी है, और यहाँ पर इनके टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और जब ऐसे इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जब बारिश होती है तो यही जो लाल मिट्टी है वो लैटराइट मिट्टी में तब्दील हो जाती है। उसके बाद आता है ये बांधेलखंड का जो पठार है, बांधेलखंड का पठार। ये बांधेलखंड का जो पठार है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और उसके बाद आता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का जो पठार है उसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसका विस्तार है वो पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बाघेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है, ये दोनों पठार क्या है, इस मध्यवर्ती उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार है। इसके बाद क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ये दक्षिण के पठार का एक हिस्सा है वो आता है। मतलब ये क्या है, इसका पूर्वी विस्तार है, और ये इनके बीच में क्या है, ये जो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है वो पाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसको मुख्य रूप से हमने 5 भागों में विभाजित किया है। 5 जो भाग है वो कौन कौन से हैं, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, आपका बुंदेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया है। कुछ और बातें हैं जो इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसका जो क्या है, जो उसका ये ढाल है वो हमारा ये पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की तरफ है। और दूसरा क्या है कि इसका जो उत्तर और पश्चिम से किसकी तरफ है, ये पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल है। मतलब इस तरफ से ये क्या है, ऊंचा है, या फिर या इस तरफ से ये ऊंचा है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो इसके विषय मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण के पठार के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।